हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सबूत के भार के विषय में और आज के इस टॉपिक को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक ये होने वाला है हमारा सेक्शन? तो ये हमारा सेक्शन होने वाला है 104 से लेकर के 120, यानी कि 104 से लेकर के 120 तक जो है कंप्लीट एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं हमारे इस टॉपिक से। और आज हम लोग पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और जुड़े रहिए, बने रहिए अपने क्लास से। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5000 रुपए है, ठीक है, 5000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, ठीक है। वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखा जाए तो आज का टॉपिक हमारा है सबूत के भार के बारे में, है ना, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, है ना, उसके बारे में है। कहां से कहां तक सेक्शन है? 104 से 120। चैप्टर कौन सा है हमारा? तो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 7। और पार्ट कौन सा है? तो पार्ट हम लोग का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे, पहले आप लोग बताएंगे फिर हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बीएसए का कौन सा भाग साक्ष्य को पेश किए जाने और प्रभाव से संबंधित है? कौन सा पार्ट है? भाग 4 जो है इसके बारे में बात करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सबूत के भार से संबंधित प्रावधान बीएसए के किस अध्याय में संहिताबद्ध है? कौन सा चैप्टर है? तो अभी हम बताए हैं ना कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है सबूत के भार से संबंधित प्रावधानों को उपबंधित किया गया है। कहाँ उपबंधित किया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कहाँ से, 104 से लेकर के 120 तक जो है इसके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबूत के भार का अर्थ है किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व। इसे परिभाषित किया गया है। कहाँ परिभाषित किया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ को?
तो आपके 104 में जो है परिभाषित किया गया है ना। और 104 में कहा क्या गया है, तो कहता है कि सबूत का भार जो है वो कभी नहीं बदलता, है ना। यही कहा गया है किसमें, 104 में। और 105 में क्या कहा गया है कि सबूत का भार बदलता रहता है। अब कहेंगे आप दो तरह का बात कर रही हैं, एक जगह कह रही हैं कि सबूत का भार नहीं बदलता है और एक जगह कह रही हैं बदलता है। तो जैसी तथ्य और परिस्थिति होगी वैसे बर्डन ऑफ प्रूफ बदलेगा, लेकिन सामान्य नियम क्या है कि सबूत का भार नहीं बदलता। कहाँ बताया गया है, 104 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट लिखा है 105 में सबूत का भार क्या होगा बताइए। अभी हम बता चुके हैं ये वाला, है ना, कहाँ, हमेशा बदलता रहता है। कौन बताता है, 105 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी पक्षकार की ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया। ये प्रावधान है कहाँ, है ना, किस सेक्शन में है, तो ये हमारा कहाँ है, 105 में है, ठीक है। यानी कि कोई बात अगर कोई पक्षकार यानी कोई पार्टी कह रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, उसी पर्सन के ऊपर है, क्योंकि साबित तो उसी को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है सेक्शन 104 के तहत सबूत का भार क्या होगा। अब हम बताए हैं 104 का, बताइए। तो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि वह बी के कब्जे में या कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ भूमि का हकदार है, बी उन्हें सच होने से इनकार करता है। अब सेक्शन 104 के तहत क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है ए को उन तथ्यों को साबित करना होगा। क्यों, क्योंकि ए ही चाहता है ना। अभी हम बताए हैं कि भाई जो चाहता है उसी को साबित करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उसी पर्सन के ऊपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि बी को उस अपराध के लिए दंडित किया जाए जिसे ए कहता है कि बी ने किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा बताइए। अभी हम देखे हैं ना, तो ए पर होगा, है ना, कहाँ, 104 में ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है BSA के तहत प्ली ऑफ एलिबाई, अब इसको कहते क्या है, तो अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अब ये बताइए ये अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत आप पढ़े किस सेक्शन में है ना। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, ठीक है, कि प्ली ऑफ एलिबाई स्थापित की जा सकती है। किस सेक्शन में ये बात कहता है बताइए। तो 106 जो है इसके बारे में बताता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए बी द्वारा मृत्युकालीन कथन को साबित करना चाहता है। ए को बी की मृत्युकालीन यानी कि मृत्यु साबित करनी होगी। BSA का कौन सा सेक्शन ये बात कहता है कि उसको मृत्यु क्या करना है, साबित करना है। कौन सा सेक्शन कहता है, 107 कहता है। अब ये बताइए कि मृत्युकालीन जो कथन है वो किस सेक्शन में है। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट है लिखा है अपवादों के अस्तित्व को साबित करने का भार BSA के किस धारा के तहत अभियुक्त पर डाला जाता है ना। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो 108, ठीक है। एक्सेप्शन का अगर लाभ लेना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, अभियुक्त के ऊपर रहेगा। अब ये जो है अपवाद, सामान्य अपवाद जो है ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो BNS है हमारा, उसका कौन सा चैप्टर है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, ठीक है।
तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, चारों का आपको जवाब देना है, ठीक है। और जो जवाब देगा मैं उसका नाम लूंगी बकायदा हमारे वीडियो में, कहूँ बताऊंगी कि भाई आपने कैसा जवाब दिया है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल्ड में लिखिएगा जवाब देने के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बीएसए की धारा 108 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है ना। तो 108 जो है वो केवल और केवल किस पे, क्रिमिनल ट्रायल पे, यानी कि दांडिक विचारण पे घायल होता है ना, लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है दांडिक विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है कि उसका मामला आता है, किसमें आता है बताइए। तो सभी में, है ना, किसी सामान्य अपवाद में, किसी विशेष अपवाद में, किसी परंतुक में, है ना, तो ऑल ऑफ दिस, सभी में। नेक्स्ट लिखा है, एलिबाई के मामले में को साबित करने का भार किसके ऊपर रहेगा, किसके ऊपर रहेगा, अभियुक्त के ऊपर, है ना, अभियुक्त के ऊपर। सेक्शन चलिए हम बता देते हैं, एक सेक्शन हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछे थे प्ली ऑफ एलिबाई, है ना, कौन सा सेक्शन था, तो सेक्शन नंबर 9 था, है ना, और किसका, बीएसए में ही हम लोग पढ़े हैं, सेक्शन नंबर 9 में, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे बताने से पहले आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसए का सेक्शन 108 के लिए आवश्यक है कि न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति को माने जो किसी मामले को बीएनएस में सामान्य अपवादों के दायरे में लाता है ना। तो अब इसमें जो है किस तरीके का जो है करना चाहिए न्यायालय को, हो सकता है या करेगा या कर सकेगा या करना चाहिए, है ना। तो क्या होगा बताइए, तो करेगा, है ना। क्या है ये, शैल प्रिज्यूम है, शैल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसए की कौन सी धारा रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत से संबंधित है, कौन सा सेक्शन है, 109 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 109। नेक्स्ट, विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार प्रावधानित है, किसके ऊपर है, विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, तो 109, है ना, सेक्शन 109 जो है वो इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है, बीएसए का सेक्शन 109 में किसी व्यक्ति को संदर्भित करता है, किसको, तो वाद का एक पक्षकार। नेक्स्ट है, ए पर बिना टिकट रेलवे में यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार किस पर है कि उसके पास टिकट था, कौन साबित करेगा, तो वही साबित करेगा जिसके ऊपर जो है टिकट दिखाने का चार्ज है, भार है ना, तो कौन दिखाएगा, अभियुक्त दिखाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है, यात्रा करते समय एक यात्री से टिकट चेकर ने टिकट मांगा, यात्री ने जवाब नहीं दिया कि उसने टिकट खरीद लिया है। अब माफ कीजिएगा, मतलब जवाब दिया कि उसने टिकट खरीद लिया है। टिकट चेकर बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को अभियोजित करता है, ऐसी स्थिति में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, है ना, यही पूछ रहा है आपसे। और ये सेक्शन कौन बताता है, तो 109 बताता है ना, कि वही जो विशेषता ज्ञात तथ्य को जान रहा है उसी को साबित करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत की कब्जा प्रथम दृष्टया स्वामित्व का साक्ष्य होता है, कौन सा सेक्शन बताता है बीएसए का, कौन सा सेक्शन है, 113, है ना। नेक्स्ट लिखा है, सेक्शन 114 ऐसी स्थितियों की बात करती है जहां की व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुकाबले की स्थिति में होता है ना, कैसे, तो सक्रिय विश्वास। नेक्स्ट,
जीवन और मृत्यु की उपधारणा के बारे में है। लिखा है जीवित होने की उपधारणा निहित है। किस सेक्शन में है निहित है? तो 110 में। ठीक है, 110 में। नेक्स्ट लिखा है एक व्यक्ति को जीवित माना जाता है यदि यह दर्शित किया जाए कि वह भीतर जीवित था। कब तक? तो 30 वर्ष के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट वह व्यक्ति को माफ कीजिएगा, उस व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया प्रावधानित है। किस धारा में प्रावधानित है? तो आपके 111 में। ठीक है, 111 में। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की धारा 111 के तहत मृत्यु की उपधारणा के लिए व्यक्ति को कितने समय तक सुना नहीं जाना चाहिए? तो कितने समय तक? 7 साल तक, है ना। 7 साल तक किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है तो क्या माना जाएगा कि वो उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित हो गया कि वह 7 वर्ष या उसके बारे में कुछ भी सुना नहीं गया है ना, 7 वर्ष, जो यदि जीवित होते तो स्वाभाविक रूप से उनके बारे में सुना गया होता। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो वह व्यक्ति जो इसकी पुष्टि करता है। ठीक है, अगर कोई कह दिया कि वो जिंदा है तो वही साबित करे कि वो जिंदा है ना। या अगर कोई कह दे कि कोई पर्सन मर गया तो वही साबित करेगा जो कह रहा है मर गया, है ना। चलिए, कौन कौन सा सेक्शन रिलेटेड है? 110 और 111। ठीक है, जीवन की उपधारणा और मृत्यु की उपधारणा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा है बीएसए की धारा 111 में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष तक उन लोगों ने कुछ नहीं सुना जो अगर जीवित होते तो देखता या सुनते, है ना। तो अब जो है इसकी पुष्टि करता है ना, उस व्यक्ति पे निर्भर करेगा जो इसकी पुष्टि करता है। किस पे? तो स्वाभाविक रूप से, है ना। लिखा है ना वहां पे शब्द यूज हुआ है स्वाभाविक रूप से, याद रखिएगा। बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट लिखा है एक मनुष्य तब तक जीवित रहता है जब तक कि 7 वर्ष तक उसके बारे में कुछ न सुना जाए। और ये जो है क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यह एक विधि की उपधारणा है। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम है। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम है। नेक्स्ट अब लिखा है धर्मजत्व की उपधारणा। लिखा है वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता यानी कि धर्मजत्व बीएसए की किस धारा में प्रावधानित है? कहाँ है? 116 में। नेक्स्ट है धारा 116 प्रावधानित करता है किसके बारे में? अभी हम लोग देखे ना, धर्मजत्व की उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर बच्चे का जन्म होता है और मां अविवाहित रहती है तो बीएसए की धारा 116 के तहत बच्चे की धर्मजत्व की उपधारणा उत्पन्न होती है। कैसे? तो बच्चे के जन्म के दिन पिता जीवित हो या मृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लिखा है धारा 116 के तहत उपधारणा की जाती है। किस चीज की उपधारणा? तो जब वैध विवाह के निरंतरता के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है और 280 दिन के भीतर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है वैध विवाह की निरंतरता के दौरान या उसके विघटन के 280 दिनों के भीतर पैदा हुए बच्चे की धर्मजत्व मां का अविवाहित रहना बीएस के तहत क्या है? तो क्या है बताइए? निश्चायक सबूत है। ठीक है,
कंक्लूसिव प्रूफ है। अब ये बताइए कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में जो है किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है ना, कंक्लूसिव प्रूफ। ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि वैध विवाह के विघटन के कुछ दिनों के भीतर किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की धर्मजत्व निश्चायक सबूत है। कितने दिन के अंदर? अभी हम लोग देखे ना 280 दिन के भीतर। नेक्स्ट लिखा है आत्महत्या के दुष्प्रेरण और दहेज मृत्यु के बारे में, है ना, उपधारणा। अब ये बताइए कि बीएसए के किस सेक्शन में है आत्महत्या का दुष्प्रेरण? तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण हमारा कहाँ है? माफ कीजिएगा, बीएनएस का आपका सेक्शन कौन सा है? तो बीएनएस में देखा जाए तो सेक्शन आपका 108 जो है वो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताता है। दहेज मृत्यु कहाँ है? बीएसए का ही, माफ कीजिएगा, बीएनएस का सेक्शन कौन सा है? 80 जो है वो दहेज मृत्यु के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन ध्यान रखिएगा और साथ में जो बीएनएस का सेक्शन तो याद रखना ही है और बीएसए में कौन सा सेक्शन है ये भी याद रखना है, ठीक है। तो लिखा है क्वेश्चन हमारा कि बीएसए की किस धारा के तहत विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा की जाती है। सेक्शन कौन सा है? तो 117 है, ठीक है, 117। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की किस धारा के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा को अवधारित किया गया है। कहाँ? तो 118 में, ठीक है। कहाँ पे? 118 में, 118। चलिए, और बीएनएस का कौन सा सेक्शन हम बोले थे? 80। ध्यान रखिएगा दोनों सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसए की धारा 117 के तहत न्यायालय यह उपधारणा है और बीएसए की धारा 118 के तहत न्यायालय यह उपधारित करता है क्या, है ना। तो उपधारणा कर सकेगा, है ना, मे प्रिज्यूम, ठीक है। क्या है? मे प्रिज्यूम है। नेक्स्ट लिखा है न्यायालय एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला मानेगी जब तक यह संदर्भित किया जाता है कि उसकी शादी के कितने समय के अंदर हो गया ऐसा। तो 7 साल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की उपधारणा उत्पन्न होने के लिए यह दर्शित किया जाना चाहिए कि, क्या किया जाना चाहिए? उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है कुछ तथ्यों की उपधारणा। बीएसए का जो सेक्शन 119 है कुछ निश्चित प्रावधान करता है। क्या करता है? तो तथ्य की उपधारणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने धारा 119 के तहत उपधारणा कर सकती है, ठीक है। किसमें? तो पहला लिखा है चोरी के बाद चोरी का माल जिस व्यक्ति के पास पाया गया वह व्यक्ति चोर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास माल पाया गया। दूसरा कह रहा है कि न्यायिक और शासकीय कृत्य नियमित रूप से रखे गए हैं कहीं। तीसरा कह रहा है कि वह साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जा सकता है और नहीं किया गया तो यदि प्रस्तुत किया जाता तो उसे रोकने वाले व्यक्ति के प्रतिकूल होता। उपयुक्त सभी, तो सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखा है धारा 119 निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित करती है? तो बताइए। तो न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व उपधारित कर सकती है, ठीक है। क्या है? मे प्रिज्यूम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाँ, अब आज का हमारा एक और क्वेश्चन, मे प्रिज्यूम
शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीनों किधर है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, न्यायालय यह उपधारणा कर सकती है कि सह अपराधी विश्वसनीय के योग्य नहीं है, फिर भी उसकी जब तक कि उसकी विशेष तथ्यों द्वारा पुष्टि न की जा सके। ये बात कहाँ लिखा गया है ना? तो धारा 119 के क्लॉज बी में लिखा गया है। ठीक है, क्लॉज बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 119 BSA के दृष्टांत जी यह उपधारणा को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? साक्ष्य छुपाने से उत्पन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, धारा 119 के तहत न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि घटित होने की संभावना है, सामान्य प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक घटना है, मानवीय है, लोक या प्राइवेट है, सब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, BSA के सेक्शन 119 का कौन सा दृष्टांत यह कहावत पर आधारित है कि ओमिनिया प्रिज्यूमटर राइट इन सोलिमेंटर एक्टा, है ना? तो ये किस पे बेस्ड है? तो हमारा दृष्टांत नंबर ई पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखा है, न्यायालय यह उद्धारित कर सकता है कि, क्या उद्धारित कर सकता है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जब दायित्व सृजित करने वाला दस्तावेज दायित्वकर्ता के हाथ में है तो दायित्व का निर्वहन हो चुका है। नेक्स्ट है, लिखा है, बलात्संग के मामले में सहमति के न होने की उपधारणा कहाँ है? तो धारा 120 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लिखा है कि धारा 120 BSA के तहत उपधारणा करेगी, है ना? उपधारणा होगी। कैसी उपधारणा होगी? खंडनीय उपधारणा है ना? शैल प्रिज्यूम है, लेकिन कैसी है? खंडनीय उपधारणा। नेक्स्ट लिखा है, बलात्संग के अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा यौन संबंध साबित हो जाता है और महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो यहाँ पे न्यायालय क्या करेगा? ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि न्यायालय यह उपधारित करती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। दूसरा कह रहा है कि न्यायालय उसके साक्ष्य को निश्चायक सबूत मानेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। फिर कह रहा है तीसरा कि न्यायालय को और सबूत की आवश्यकता हो सकती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। और चौथा कह रहा है कि न्यायालय उपधारित करेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी, है ना? करेगी, है ना? शैल प्रिज्यूम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है, BSA का धारा 120 के तहत बलात्संग के मामले में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा, है ना? कैसी उपधारणा है? तो न्यायालय क्या करेगा? उपधारणा करेगा, है ना? उपधारणा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए आज का हमारा MCQ वाला लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो चलिए, उम्मीद है आज का MCQ वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी आए समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए वीडियो, सबको जोड़िए हमारे चैनल से और जुड़े रहिए, बने रहिए अपने क्लास में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।